नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है उपभोक्ता अधिकार और उत्तरदायित्व पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं खास मेहमान उपभोक्ता कार्य विभाग में सचिव निधि खरे जी। निधि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप पूरे देश से भाग ले सकते हैं, हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि स्टूडियो की फोन लाइन सब खुल चुकी हैं और हमारे नंबर्स हम आपको बता देते हैं। 011 यानी दिल्ली का एसटीडी कोड, उसके बाद नंबर है 23314444। दूसरा नंबर है 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23421050। इन नंबरों पर आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी प्राप्त हो रहा है। निधि जी, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम समझते हैं कि उपभोक्ता अधिकार और उत्तरदायित्व अपने आप में ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, जिसमें हर एक उपभोक्ता के लिए ये जानना जरूरी होता है कि यदि उसके समक्ष कोई समस्या आ रही है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, तो वो किस तरह से उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या कैसे उस पर एक्शन ले सकता है और अपने फायदे के लिए वो चीजें कर सकता है जिसके लिए वो या पेमेंट करता है या फिर अब कोई भुगतान करता है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2019 में, उसको अमेंड किया गया और अधिक उसे कारगर बनाया गया। तो इसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सेलर है किसी भी प्रोडक्ट का, उसे शिकायत दर्ज करने के लिए एक बहुत ही एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना होगा, उसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल रखना होगा। तो सबसे पहले जब किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत हो किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो उसे उस मैन्युफैक्चरर के यहाँ शिकायत करनी चाहिए। यदि वहां से उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तब उसे अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो एक टोल फ्री नंबर है 1915, उस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि 45 डेज के अंदर अंदर उसकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। जी, इस बीच दिल्ली से हमारे आज के पहले श्रोता धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धर्मवीर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। आने वाली दिवाली के लिए हमारे मेहमानों को पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि उस समय तो प्रोग्राम आएगा नहीं। मेरा 2 सवाल है सर जी। कि पहला सवाल ये है कि अब दिवाली आ रही है, दिवाली के समय पे काफी लोग कॉइन खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन या कोई सोने का कुछ परचेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हॉलमार्क BIS का मार्क का होना जरूरी चाहिए, जिससे ग्राहक को विश्वास बना रहे। हमने किसी से जानकारी ली, कहते हैं कि छोटे दुकानदार को छूट है, वो नहीं BIS का मार्कर रख सकते हैं लाइसेंस। तो गवर्नमेंट की तरफ तो ये लागू हो गया है कि सभी को BIS का मार्का होल मार्का रखना जरूरी है, नहीं तो उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो सोना नहीं बेच सकता। दूसरा सवाल ये है कि दिवाली पे मिठाइयाँ बनेंगी, हजारों काफी किलो मिठाइयाँ बनेगी, उसमें भी अब क्या है, मिलावट आ रही है, खोए में मिलावट आ रही है। आलू उबाल के खोया बना के उसके साथ मिलावट दिया, उपभोक्ता तो वहाँ ठगा का ठगा रह जाता है कि उसको सामान ठीक नहीं मिल पाता। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों ही इन्होंने पूछे हैं। जरूर। तो मैं बताना चाहूंगी कि ग्राहक को ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि इसमें हॉलमार्क जरूरी है। और आप जब भी कोई सोने की वस्तु को खरीदें तो उसमें जरूर आप ISI का मार्क चेक करें। जहां पे जो दुकानदार ऐसे भी हैं जिनका कि समझिए GST के दायरे में जो नहीं आते हैं, तो उन्हें हॉलमार्किंग से छूट मिली हुई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हॉलमार्क को यूज करेंगे, तब फिर ग्राहक को भी पता चल जाएगा कि ये हॉलमार्क नहीं रखते हैं। और ऐसी सूरत में फिर वहां पे उन्हें ऐसी दुकान से लेना चाहिए जहां पे हॉलमार्क किया जाता हो।
दूसरा सवाल ये है कि जो मिठाइयों में जो एक तरह से एडल्ट्रेशन होता है, तो इसके लिए भी FSSAI जो इसका फूड रेगुलेटर है, वो बेसिकली इस तरह की शिकायतों पर एक्शन लेता है और कई जगह पे जुर्माने की स्थिति भी हुई है, इम्प्रिजनमेंट्स भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत फूड की एक लैबोरेटरी होती है, वहां पर ग्राहक अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और ऐसी शिकायतों पर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा से संजीव हमारे साथ में है। संजीव जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सभी को, जो एक्सपर्ट्स हैं मंत्रालय से, उन सभी को जी। हाँ जी, मेरे भाई ने एक फोन लिया था, यानी जिनके पास हम काम करते थे ना, तो उन्होंने एक फोन लेके दिया था। तो अब वो उसको कुछ किसी तरह से लिक्विड लग गया सर, शायद रेन में उसको लेके गए हम बाहर। तो उन्होंने कंपनी के जब सर्विस सेंटर में लेके गए, ये बोल रहा कि ये जो है ना, हम लीकेज वाला को नहीं ठीक करते, और उन्होंने ये बोला कि ये भी नया पड़ेगा, इसमें ये पार्ट भी नया पड़ेगा। यानी जितने का फोन था लगभग उससे भी ज्यादा पैसे बना दिए उन्होंने, तो फिर ठीक नहीं करके दिया। लेकिन जब हमने बाहर अपने गाँव में से बाहर किसी दुकान से वायर से ठीक करने के लिए दिया, किसी गाँव में से एक जानकार आदमी को, तो कुल 1200 रुपए में काम हो गया सर। तो मैं समझ सकती हूँ इनकी शिकायत जो है वो बेसिकली बहुत अधिक रिपेयर से लेकर के है। ये बात सही है कि जो खास करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर के जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहते हैं कि ग्राहक जो है वो उनका नया से नया प्रोडक्ट ही खरीदे, और ऐसे में वो रिपेयर को बहुत अधिक एक्सॉर्बिटेंट बना देते हैं, यानी पहुंच से बाहर बता देते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लेकर के आ रहे हैं और एक राइट टू रिपेयर के बारे में ये बात चर्चा में की जा रही है कि अगर ग्राहक ने कोई अपना सामान खरीदा है तो वो जब तक चाहे वो उसका भरपूर किस प्रकार से उपयोग करे। ठाणे महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी हमारे साथ में हैं। गुरुनाथ जी, आपका प्रश्न क्या है? गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते, आपका सवाल क्या है? मैम को भी नमस्ते। जी नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो आजकल देखा जाता है, न्यूज में आता है, खाने पीने की चीजें में जो मिलावट होती है, और जो दवाई उसमें भी मिलावट होती है, तो सर मतलब आम आदमी को तो पहचान नहीं पाते, समझ में नहीं आता है क्या है असली क्या नकली है। और मेरा दूसरा सवाल है, कई जगह पे देखा जाता है कि नियम जो है कि MRP से ज्यादा पैसा न ले जाए। कई रिटेलर जो स्टोर वाले होते हैं MRP से ज्यादा पैसा लेते हैं। जहां तक MRP से अधिक मूल्य लेने की बात है, वो पूरी तरह से गलत, एक तरह से इल्लीगल है। तो ऐसे में ग्राहक जो है वो ऐसे लोगों की शिकायत NCH पे कर सकता है 1915 पर, और इस पर हम लोग फिर राज्य सरकारों को लिखते हैं, वहां पे जो आपके लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोगों की फिर जांच करते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। मिलावट की जहां तक बात है, मैंने बताया कि अगर वो खाद्य पदार्थ है तो ऐसे में राज्य सरकार के पास फूड लैबोरेटरीज हैं, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा करके उनकी जांच करा सकते हैं। और दूसरा, जहां दवाइयों में अगर कोई मिलावट है तो वहां भी राज्य सरकार के पास ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करें और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे निधि जी, मैं आपसे ये भी यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा कि यदि उन्हें मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि उन्हें कोई शिकायत करनी हो तो उसमें उनको मदद मिल सके? तो दोनों ही चीजों में, चाहे खाद्य पदार्थ अगर पैकेज्ड है यानी कि वो सील्ड है, तो उसमें 6 तरह के डिक्लेरेशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं, उसका ग्राहकों को चेक करना चाहिए, जिसमें कि पहला है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्सपायरी की डेट क्या है। तो दवा और खाद्य दोनों के लिए एक्सपायरी डेट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये ध्यान रखें कि वो ऐसी कोई एक्सपायर्ड दवा या खाद्य पदार्थ नहीं बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी चेक करें कि उसका जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल कॉन्टैक्ट है वो सही है कि नहीं है। बिलिंग का भी ध्यान रखना, बिलिंग का ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप इस प्रकार की वस्तु लें तो बिल तो जरूर लें, तभी आपकी शिकायत जो है वो मान्य होगी, वरना इसे जो है वो
मतलब आप उपभोक्ता के रूप में अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जी, हर्षवर्धन पांडे हैं मध्य प्रदेश से। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी दुकान का विक्रेता उपभोक्ता को कोई वस्तु विक्रय करता है, यदि उसकी रसीद विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता फोरम के क्या अधिकार एवं कर्तव्य है जो उपभोक्ता को वस्तु विक्रेता से राहत दिलवा सके? तो सबसे पहले बात यह है कि उपभोक्ता का जो अधिकार है वो रसीद लेना है। जब भी वो किसी चीज का भुगतान करे तो निश्चित रूप से रसीद की मांग करनी चाहिए। यदि वो रसीद नहीं देता है तो इसकी शिकायत करें और आप अपने स्तर पे आप उसको मना कर सकते हैं कि ठीक है, हम फिर आपसे सामान नहीं लेंगे, और आप उससे पहले ही एक तरह से पता कर लें कि वो रसीद देता है कि नहीं देता है, क्योंकि रसीद रखने से ही आपकी शिकायत, आपका हक, आपका अधिकार सुरक्षित होता है। हरियाणा से यश हमारे अगले श्रोता हैं जो हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। यश जी, आपका सवाल पूछिए। मैम नमस्कार, मैं हरियाणा के पलवल जिले से हूँ। मेरा सवाल है कि जैसे मैम BIS है वो नॉन फूड प्रोडक्ट्स पर गुणवत्ता के आधार पर टैग प्रदान करता है, क्या भारत सरकार नॉन फूड प्रोडक्ट्स पर भी कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए क्या हेल्दी और नॉट हेल्दी का टैग प्रदान करने के बारे में क्या सोच रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, बिल्कुल। ये वास्तव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और आज जिस प्रकार से जागरूकता है लोगों में, सभी लोग जानना चाहते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन कैसा है। और आपको जान करके खुशी भी होगी कि ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जहां पे वो अपने आप को मिसलीडिंग क्लेम्स देते हैं कि अमुक तेल खाने से आपका हार्ट सुरक्षित होगा, या ये बिस्किट बड़ा इसमें बादाम पिस्ता है, जबकि हो सकता है बादाम पिस्ता बिल्कुल नाम मात्र के हों। तो ऐसे में जो मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। निधि जी, एक बड़ी खास बात लोगों को जानने और समझने के लिए होनी ये चाहिए कि जब भी हम किसी उत्पाद के बारे में बात करते हैं, कोई चीज मार्केट से लेते हैं, तो तमाम बातों का ध्यान रखने के साथ में ये जरूरी है कि जो विज्ञापन उन्होंने देखा है, जिस विज्ञापन को देख करके वो उस चीज को लेने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उन विज्ञापनों में मतलब किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इनके लिए क्या दिशा निर्देश होंगे? इसमें देखना चाहिए कि विज्ञापन कोई ऐसा क्लेम तो नहीं कर रहा है जो कि वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहा है, यानी उसे प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बहुत ऊंची बात कोई कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जरूर। कोई कहेगा कि आप 6 दिन में करोड़पति बन सकते हैं, तो जाहिर है कि उपभोक्ता को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। कोई अगर कहता है कि ये सोने के आभूषण हैं या गोल्डन बैंगल्स 200 रुपए में, तो उपभोक्ता को सोचना चाहिए कि ये तो क्लेम सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसका 200 रुपए का दाम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन हैं उनके प्रति न केवल आप सतर्क रहें बल्कि आप शिकायत भी दर्ज करें, और जैसा मैंने कहा 1915 पे आप अपनी शिकायतें दर्ज करें ताकि हम इसके ऊपर एक क्लास एक्शन ले सकें। जी, हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। नमस्कार नखिल जी और विशेषज्ञों को नमस्कार। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कोई डिब्बा बंद है या कोई पैकेट है, उस पे खाने पीने की जो मात्रा लिखी होती है बहुत छोटे अंकों में लिखी होती है, तो आम नागरिक तो खुली आंखों से तो पढ़ नहीं सकता, तो उसे कैसे पता लगे कि हिंदी में और जैसे अंग्रेजी में लिखी होती है, आम आदमी इसके बारे में जानना चाहे तो कैसे जाने? कोई हानिकारक चीज है इसमें या कुछ है तो उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए कुछ। बिल्कुल सही बात है। जो डिब्बा बंद पैकेज्ड फूड जिसको हम कहते हैं, या इस प्रकार के जो उत्पाद हैं, उनमें सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सेलर है उसको सारी डिटेल्स देनी चाहिए कि इस खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं। एक ये भी हम लोग ध्यान रखें कि कोई बहुत हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट से रिलेटेड जब कोई वस्तु बेची जाती है तो ग्राहक उसको ध्यान रखे कि ये न्यूट्रिशियस नहीं हो सकती है।
टैगलाइन है कि जागो ग्राहक जागो। हमारे देश में ग्राहकों का जागना आज की डेट में बड़ा महत्वपूर्ण और आज का हमारा कार्यक्रम भी इन्हीं बातों को लेकर बेस्ड है। अभी हम विज्ञापन की बात कर रहे थे निधि जी, अभी हमने बीते दिनों में देखा है कि कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारे विज्ञापन दिए जिनकी जद में आकर के लोग फंसे भी और अपना नुकसान भी उन्होंने कराया। कुछ ऐसे केसेस आए जिसका जो आपके डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो जैसे हम लोगों ने जो प्रोमिनेंट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अब आप देखते होंगे कि हर जगह पे, हर शहर में बहुत नामी गिरामी ये आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऐसे ऐसे क्लेम करते हैं। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, आप देखेंगे कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि रैंक नंबर 1 उनके यहां से निकला है, रैंक नंबर 2 भी उनके यहां से निकला है, और कई बार तो वो कहते हैं 60% रिजल्ट यूपीएससी का उन्हीं का है। जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, जांच पड़ताल की, तो पता लगा कि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि वास्तव में ये सारे छात्र जो हैं उन्होंने प्रीलिम्स अपने दम पे किया, मेंस भी अपने दम पे किया। जब आखिरी स्टेज पे पहुंच गए तो वहां पे उन्हें इंटरव्यू के बहाने बस उनको बुला करके और उन्होंने अपना नाम उसको लिखवा लिया। तो ये पूरी तरह से भ्रामक पाया गया और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगी अप टू ऑलमोस्ट 10 लाख। तो ऐसे कई लोगों के ऊपर जो भ्रामक विज्ञापन देते थे उनके ऊपर कार्रवाई की। जी, आगरा से राजू लावण्य हमारे साथ है। राजू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं विशेषज्ञ महोदय से नमस्कार कहना चाहूंगा। जी नमस्ते। जी, मेरे पास एक मोबाइल प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है कि उन लोगों ने जो कस्टमर केयर होते हैं उन्होंने मेरे नंबरों को ब्लॉक कर रखा है। मतलब अगर मुझे उनसे बात करनी होती है तो वो नंबर मेरा बिजी बताता है। ठीक है। और मैं ब्लाइंड पर्सन भी हूँ, तो मेरे पास जो मोबाइल है वो बोलने वाला है। अब क्या है कि अगर मुझे कोई बात करनी है तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। अब मैं ये जानना, मैंने 1915 पे शिकायत भी करवाई थी, लेकिन इस समस्या का समाधान कोई नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे अलग से डिटेल दे देंगे, मैं इसके ऊपर निश्चित रूप से जांच कर लूंगी। राजू लावण्य है ना आपका नाम? जी, राजू लावण्य ये है आगरा से, जिन्होंने अभी अपनी ये समस्या बताई हमारे सामने ये रखी। और रशीद हमारे अगले श्रोता है, शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हमारा। निधि जी, उपभोक्ताओं ने, जैसा हमने देखा कि बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं, अपने बारे में बताई, समस्याएं बताई। अगर इनको किसी मंच पर जाकर के अपनी बात रखनी, हेल्पलाइन के अलावा इनके पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अगर मान लीजिए हेल्पलाइन में आपको 45 डेज के अंदर आपको संतोषजनक कोई निवारण नहीं होता, तो ऐसे में आप कंज्यूमर कमीशन में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां पे न केवल मैन्युफैक्चरर या सेलर को मतलब दंड भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपको जो आपने सफर किया उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। यानी कि अगर वो शिकायत करते हैं तो उनको पूरी तरह से मतलब एक न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत उन्हें न्याय मिल सकता है। बस ये कि समय की सीमा को देखते हुए सारी चीजें हो सकती हैं। निधि जी, मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में तमाम ऐसी वस्तुएं लोग खरीदते हैं जिनके बारे में एडवर्टीजमेंट तो देखते हैं, कभी कभी कोई एक व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोलता है तो दूसरे को अच्छी लग जाती है, लेकिन बाद में वो हो सकता है कि उनके लिए अच्छी ना निकली हो, तब वो परेशान हो जाते हैं। उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? अगेन उसमें एक सबसे पहला तो ये कि जहां से आपने वो मंगवाया, सबसे पहले आप उन्हें शिकायत करके आप कोशिश करिए कि आपकी समस्या का वहां पे निवारण हो जाए। यदि नहीं होता है तो 1915 पर आप अपने शिकायतों को दर्ज कराइए। जी, जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ है, अगले श्रोता। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, मैडम ये पूछा था कि जैसे लैब टेस्टिंग का, जैसे खाने पीने का, मिठाई हो गया है और भी कोई खाने पीने का, तो बहुत मतलब टेस्टिंग का है क्या सभी स्टेट में? मतलब बिल्कुल, हम जहाँ पे जांच करा सके किसी भी चीज का। सभी स्टेट की कैपिटल्स में फूड लैबोरेटरीज हैं और इसके अलावा NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज हैं। इन लैबोरेटरीज में आप अपने फूड का सैंपल मतलब आप शिकायत कर सकते हैं और वो वैज्ञानिक रीति से वो फूड के सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी जांच होगी।
निधि जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रोसेस्ड फूड आजकल बहुत चलन में है और कई बार ऐसा होता है कि लोग लुभावने ऑफर भी देते हैं, चीजों को सस्ता करके बेचते हैं, लेकिन वो चीजें पुरानी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती हैं। लोग ऐसे कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं चीजें या हमें कहीं सोशल मीडिया से चीजें पता चल जाती है। लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीजों में? तो आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जिस तरह से त्योहार का सीजन है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग खरीदारी करेंगे त्योहार के लिए, लेकिन साथ में आप ये भी देखते होंगे कि ई कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्काउंट का ऑफर, तरह तरह की सेल का ऑफर लगाते हैं। ऐसे डिस्काउंट या सेल में आप हमेशा ये चेक करें कि वो एक्सपायरी डेट के बाद का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, या एक्सपायरी डेट ऐसी तो नहीं है जो इतनी निकट है कि आप उतने समय में आप उसे कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भी चीजें हैं जहां लोभ लालच एक तरह से डिस्काउंट्स का दे करके लोग आपको धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों की शिकायतें भी आपको दर्ज करानी चाहिए एनसीएच में। वहां पे हम बहुत सारी शिकायतें यदि एक ही मामले को लेकर के होती हैं तो उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्लास एक्शन भी ले सकती है। जी, बिजनौर से मोहम्मद असलम जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। असलम जी, प्रश्न क्या है आपका? जी नमस्कार जी। नमस्कार, प्रश्न क्या है आपका? जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मान लो हमने बिजली का बल्ब खरीदा, क्या वो हमने 100 रुपए का खरीदा या 200 रुपए का खरीदा, तो बिजली के बल्ब पर तो लिख के दे दिया। कभी कभी अगर मैं समय से पहले ही उसकी गारंटी समाप्त हो गई तो ये कहते हैं हमारी दुकान से ले जाए, तो क्या उसकी रसीद लेनी चाहिए क्या? हम लोग इस पर बात कर रसीद तो आपको हर हालत में लेनी चाहिए, और अगर उन्होंने कोई ऐसा भ्रामक कोई दावा किया है और आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो उसकी शिकायत आपको एनसीएच पे करनी चाहिए। इसी बात को अगर थोड़ा सा बढ़ाएं तो कई बार ऐसा होता है लोग लिख करके दे देते हैं उसी सामान पर रसीद नहीं होती, लेकिन लिख करके देते हैं कि इतने समय चलेगा, लेकिन वो नहीं चल पाता है और हो सकता है कि जिस इंक से लिखा गया वो इंक ही मिट जाती, तो वो मुकर भी सकते हैं अपनी बात से। तो ऐसे में रसीद या बिल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये उस दुकानदार ने तो बनाया नहीं है जी, तो आपको जो मैन्युफैक्चरर का जो पैकेट है वो आपको रखना चाहिए ताकि आपको एक सुरक्षा की गारंटी रहे। जी, उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा जी हैं। लोकेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? जी सर, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये है सर, मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट लैपटॉप लिया था मेरी लड़की के लिए जी, तो वो 7 महीने बाद ही उसके अंदर बैटरी की समस्या आने लग गई थी। 2 बार सर्विस सेंटर पर उसके लिए रिपेयर के लिए भी ले गए, पर उसके बाद में ये प्रॉब्लम बाकायदा बनी हुई रही है और अब ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं आगे कहाँ कार्रवाई करूँ सर? तो इसमें आपके 2 विकल्प हैं। एक तो आप 1915 जो एनसीएच है यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, इस पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारी जो कॉल एजेंट्स हैं वो इसको एस्केलेट करेंगे और हम इसको एक तरह से 45 डेज के अंदर इस शिकायत का निवारण करेंगे। यदि फिर भी आपको संतोषजनक निवारण नहीं होता है तो इसके लिए बेस्ट है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करें। वहां पे न केवल मैन्युफैक्चरर या सेलर को दंड होगा बल्कि साथ साथ आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश से राजेश नेवा जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेश जी। जी, मैं नरसिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से राजेश नेवा बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि आजकल ऑनलाइन सामग्री मंगाने का बहुत ज्यादा चलन है। बिल्कुल। तो इस स्थिति में कई बार जो सामान मंगाया जाता है वो सामान बदल कर आ जाता है या कोई घटिया किस्म का सामान भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थितियों में क्या किया है? मैं आपके उत्तर से पहले एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा एक नहीं कई बार लोगों के साथ होता है कि मंगाते कुछ है आ कुछ और जाता है, और बीच बीच में कभी ये भी कहा जाता है कि ये जो मीडिएटर्स जो बीच के लोग होते हैं वो ऐसी चीजें कर देते हैं। देखिए, मीडिएटर्स की इसमें कोई रोल नहीं है। जहां पे आपने बुक किया है, जिस ई कॉमर्स साइट पे आपने बुक किया है, वही आपके शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार है और हर हालत में उसको आपकी शिकायत का निवारण करना भी चाहिए। तो आप ठीक कह रहे हैं, कई जगह पे अगर हमने राजमा चावल ऑर्डर किया तो छोले भटूरे आ गए, तो ऐसी सूरत में लोगों को डेफिनेटली अपनी शिकायतों को उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ दर्ज करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए। अगर वो आपके 2-3 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निवारण नहीं करते तो आप निश्चित रूप से 1915 पे अपनी शिकायत
को दर्ज करें। यदि फिर भी आपको उससे संतोषजनक उत्तर नहीं आता तो मेरा एक तरह से निवेदन होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन पे अपनी रसीद सहित, अपने ऑर्डर सहित, इनवॉइस के साथ आप उसे दर्ज कराएं। निधि जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग कुछ मंगाते हैं लेकिन आलस कर जाते हैं। अगर उन्हें कोई बुरी चीज मिल जाती है या खराब चीज मिल जाती है, शिकायत नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना होता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के क्या कर्तव्य होते हैं? तो अगर आपने जैसे देखा होगा अभी हाल में, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसी कंपनी के बारे में हमें 10,000 शिकायतें एक साल में मिली और तब हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसे क्लास एक्शन के रूप में योग्य पाया और फिर उस कंपनी को नोटिस दिया ताकि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जहां पर अपनी लड़ाई को मुकम्मल तरीके से नहीं लड़ पाते हैं, वहां पे अथॉरिटी ने उनके हकों के संरक्षण के लिए ये कदम उठाया। चांदनी चौक दिल्ली से जय किशन अगले हमारे श्रोता हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। जय किशन जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी होनी चाहिए और गारंटी है कि चीज जो है वो गारंटी में होनी चाहिए, लेकिन ना क्वांटिटी मिलती है ना क्वालिटी मिलती है। दूसरी बात, अब वारंटी का आ गया है। मैं कई बार उठा चुका हूँ उपभोक्ता में कि आप वारंटी खत्म कराएं और गारंटी इसको चीज को मिले। सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे आ गई हैं दिल्ली में और सब पे वारंटी हो गई है। 1 साल में ही उनका प्रोडक्ट खराब हो जाता है अगर कराते 25%। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ एक ही है कि आप ऐसा विधेयक लाएं कि आप हर आदमी को गारंटी चीज मिले। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हमारा दिन सवेरे शुरू होता है 1 लीटर दूध के पैकेट को लाने से, तो आप देखें कि उस 1 लीटर के दूध में वास्तव में 1 लीटर का ही दूध होता है। तो ये एक गारंटी है और ये हर दिन न जाने कितने लाखों कंज्यूमर्स के साथ हम उस गारंटी को इंश्योर करते हैं। अब इसमें सजग उपभोक्ता का भी एक भूमिका है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स का भी उतनी ही भूमिका है। यदि हम सब लोग अपने नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की गारंटी है। मगर जिस तरह से वारंटी गारंटी को लेकर के जो सवाल किया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उपभोक्ता अगर सजग हों और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों तो निश्चित रूप से उन्हें बेहतर सेवा मिलेगी। निधि जी, आप जिस विभाग से आती हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उस विभाग से होती हैं कि उन्हें अगर कोई गलत चीज मिली है, कोई ऐसी चीज मिल गई जो वाकई उनके लिए सही नहीं थी, तो वो ये सोचते हैं कि इसका कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें मिल जाए जो उस चीज को पूर्ति कर दे उसकी। तो ऐसे में एक आम आदमी के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उनको आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को बताएंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपनी इनवॉइस या रिसीट जरूर आप मांगें और हर हालत में इंश्योर करें कि ऐसी जगह ही खरीदारी करें जहां पे इनवॉइस मिलता हो। दूसरा कि इनवॉइस को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि जो मूल्यवान सामान है वो हो सकता है लंबे समय तक उनको चलने की उनके बारे में गारंटी हो। अगर कोई शिकायत 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आती है तो आपको वो इनवॉइस बचा के रखना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन या स्टेट कंज्यूमर कमीशन वगैरह हैं, इनके द्वारा भी बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। जो आपके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार हुआ उसके प्रति भी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में भी कि एक से एक उपभोक्ता फोरम के द्वारा अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, कंज्यूमर के पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं। और निधि जी, अब कार्यक्रम में बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं बचा है, तो उन सभी श्रोताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे प्रश्न पूछे। और निधि जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया और तमाम जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके श्रोताओं से इंटरैक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगी कि हम 1915 जो हमारे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बना है उसका अधिक से अधिक उपभोक्ता इस्तेमाल करें, प्रयोग करें।